अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं और उसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोएनर्जेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये एनर्जी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में तो है, लेकिन हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। हम इस एटीपी की एनर्जी के फॉर्म है, हम इस एटीपी को एनर्जी में कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़, चलने फिरने, बोलने या कोई भी काम करने की सलाहियत एनर्जी से आती है। सो वो एनर्जी एटीपी से आती है। तो हम देखेंगे कि हमने अपने फूड से सारी की सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो निकाल ली, लेकिन इस एटीपी को यूज कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने इसी तरह याद करना है। मैंने इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट मेंशन कम किया है, सो आपको मैं समझा दूंगा, आप एक दफा रीड आउट कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को वोकैबुलरी के अंदर, किसी बच्चे को सेंटेंस की समझ ना आए तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकता है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। हम बात करते हैं प्रीवियस चैप्टर की, जिसके अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा था और हमने कहा था वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है और एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है। सो यहाँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वो स्पेसिफिक करता है एटीपी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है देन न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपने गौर से देखनी है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या था कि जहां पर नाइट्रोजनस बेस थी या यहाँ पर भी नाइट्रोजनियस बेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक है एडेनिन और वहाँ पे 5 बेसेस थी। उन 5 में एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आरएनए के अंदर यूरासिल यूज होती थी इन प्लेस ऑफ थायामीन। सो ये बाकी 4 बेसेस यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, लेकिन इस एटीपी के अंदर नाम है ए। तो इसकी ए जो है वो एडेनिन से आया और यहाँ पे स्पेसिफिक है एडेनिन रहेगा। वहाँ पे कार्बन 5 पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। ये मेजर डिफरेंस है। ये राइबोस दोनों के अंदर सेम है। कार्बन 1 पे नाइट्रोजनियस बेस ही लगेगी, लेकिन वहाँ 4 थी, चेंज होती जाती थी डीएनए को ले। तो इस तरह यहाँ पर एडेनिन है, स्पेसिफिक ये चेंज नहीं होगी। कार्बन 5 पे वहाँ 1 फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है। सो 3 फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से हम इसे एडेनिन, और ये आपके पास राइबोज है, ये एडेनिन और राइबोज मिलते हैं तो एडिनोसिन बनता है। पर एडिनोसिन के साथ जब 1 फॉस्फेट लगे तो इसे कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट लगे तो एडिनोसिन डाइमीन 2। Adenosine with 2 phosphate is called ADP. Adenosine with 3, T mean tri, tri mean 3. So ADP जो है उसके बाद ATP आता है। ATP के अंदर 3 फॉस्फेट है। So ATP stand for adenosine triphosphate। हमने न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस न्यूक्लिक एसिड और ATP के अंदर देखा और इन दोनों को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। MCQs के अंदर भी आता है और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो अक्सर बच्चे इसके ऊपर फोकस करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को लेफ्ट कर देते हैं। तो देखें बेटा, ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर मैंने आपको एडेनिन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ए का मुखफ़फ़ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आना चाहिए, लेकिन मैंने इसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं। ए से मुराद एडेनिन, टी से मुराद ट्राई और पी से मुराद फॉस्फेट। तो ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे एडेनिन इस राइबोज से कनेक्ट होगा तो हम उसे कहते हैं एडिनोसिन। सो यहाँ पे आप एडिनोसिन लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए एडेनिन लिखा है, यानी हमने ए को अलग, टी को अलग और पी को अलग समझा है। सेल इसको अपने अंदर स्टोर करता है, यानी सेल अगर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना चाहता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करेगा। अब मैंने कहा जब मुझे एटीपी समझाएं ये क्या है। वो कहते हैं एटीपी के अंदर 3 सब यूनिट हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एटीपी के अंदर कितने सब यूनिट हैं, कितनी चीजें हैं जो मिलकर एक एटीपी यानी एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं एटीपी का। तो आपने कहना है एडेनिन, राइबोस एंड फॉस्फेट। राइबोस
आप चैप्टर 6 के अंदर कार्बोहाइड्रेट में पेंटोज की 2 टाइप्स थी, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, आप पढ़ चुके हैं। सो इसके अंदर राइबोज यानी कार्बन 2 पे ऑक्सीजन होगा, जिसको हम राइबोज कहते हैं। ये 3 चीजें आपस में मिलेंगी। एडेनिन कार्बन 1 पे लगेगा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कार्बन 5 पर फॉस्फेट लगेंगे 3। तो ये आपने याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे चलते हैं। ये जो फॉस्फेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बेसिकली ये जो इनके दरमियान ये जो एक बॉन्ड है जो हल्का सा टिल्ट हुआ है, इसको हम कहते हैं टिल्ट बॉन्ड, ठीक है। और ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हम फर्ज करते हैं कि मैंने इस एक बॉन्ड को ब्रेक किया, तो जैसे मैं इस एक बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे 7.3 किलो कैलोरी मिलेगी। तो मैंने किलो को कन्वर्ट करना है कैलोरी के अंदर, तो किलो वी नो दैट इज 1000 है, तो हम जो है वो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी है, तो हमने इसको जो है वो 7 इसके अंदर कन्वर्ट किया कैलोरी के अंदर, तो ये हमारे पास 7.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये पॉइंट की जगह यहाँ पे हमने 1 लगाया है, और ये हमारे पास 3 की जगह 0 है, ये 2 0 ऊपर चली जाएंगे, तो जिसको हम नाम देंगे 7300 कैलोरी का, यानी किलो यहाँ से कट आउट हो जाएगा। आगे देखें, अब हमारी बॉडी के पास एटीपी आ गए, बॉडी ने एटीपी अपने पास रख लिया है, तो अब बॉडी चाहती है कि मैंने इससे एनर्जी लेनी है, तो वो क्या करेगी कि इस एटीपी को विदाउट हाइड्रोलेशन यानी पानी की मौजूदगी के अंदर इसको ब्रेक करेगी। अब क्या होगा कि एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया, तो पीछे 2 बचे, तो 2 वाले को हम कहते थे एटीपी, और ये फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हो गया, और इस बॉन्ड को टूटने पे जो एनर्जी मिली वो 7.3 किलो कैलोरी थी। इसी तरह फिर हमने कहा कि हम एडीपी को भी तोड़ते हैं, इस तरह हमने इस बॉन्ड को अगेन तोड़ा, तो हमारे पास एक बचा, तो उसको हमने कहा एएमपी, ये फॉस्फेट पीआई की फॉर्म में रिलीज हो गया, और एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी हमें मिल गई। अब हमने कहा कि हमारे पास एएमपी है, जिसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते, अगर हमने तोड़ दिया तो ए स्ट्रक्चर ही सारा खत्म हो जाएगा, सो दैट्स में हम उसको तोड़ेंगे नहीं। ये हमारे लिए एज अ बैंक एक्ट करेगा, यानी हम इसके अंदर दोबारा एनर्जी स्टोर करेंगे। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो कहता है जब आप खाना खाएंगे तो एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी आके पीआई को इसके अंदर ऐड करवाएगी, और जितनी एनर्जी आपने निकाली थी वो सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी, और पीआई भी इसके अंदर ऐड होगा, तो ये एएमपी से एडीपी बन जाएगा। सेम लाइक दिस एडीपी के अंदर हमने दोबारा इसको एटीपी में लेके जाना है, तो एटीपी जब एडीपी में आया था तो 7300 कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई थी, तो हम उतनी एनर्जी देंगे इसको, और उतनी एनर्जी लगेगी पीआई को इसमें ऐड करवाने के लिए। जब हम इसको इसमें ऐड करवाएंगे तो एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रिवर्स रिएक्शन है, पहले हमने एटीपी से एनर्जी ले के एएमपी में आए, फिर जब हमने खाना खाया हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आई, तो हमने एएमपी को उतनी ही एनर्जी दी और वापस एडीपी में कन्वर्ट किया, और फिर उतनी ही एनर्जी दी और पीआई ऐड करवा के हमने एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं एटीपी एडीपी साइकिल, कि हम एटीपी को जो है वो एनर्जी जब तोड़ते हैं तो एनर्जी और पीआई रिलीज होता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम पीआई और एनर्जी देते हैं जितनी हमने ली थी, और वो वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 रिएक्शन आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, ये वाला चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन की है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि एटीपी तब बनता है जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। एटीपी जब तब बनता है जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, और एटीपी जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, तो इट्स मीन वो एनर्जी यूज हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले कि एटीपी मेड एनर्जी, एटीपी जो है वो एनर्जी बनाता है और वो रिलीज हो जाती है और हम अपने काम में यूज़ करते हैं, और जैसे ही एनर्जी वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाती है, तो ये मैंने दोबारा उस लाइन में एक्सप्लेन किया कि एटीपी यूज़ हम जितनी भी एनर्जी यूज़ करते हैं वो सारी की सारी हमें एटीपी से आती है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में हम एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है तो तब हम एटीपी बना रहे होते हैं। ओके, आप इसको वाइस वर्सा के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। एटीपी मेड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस,
आपकी बॉडी में एनर्जी तब बनेगी जब आप खाना खाएंगे, और एनर्जी तब यूज़ होगी जब आप ATP तब यूज़ होगा जब आप एनर्जी लगा रहे होंगे किसी काम के अंदर। तो अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो वो दोबारा बता दे, तो हम इसको दोबारा जो है वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अगर किसी बच्चे को ये लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता तो वो बराए मेहरबानी बता दे, हम उसको दोबारा समझा देंगे, लेकिन किसी की ये ऑब्जेक्शन ना हो कि ये हमें समझ नहीं आया।